Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 14th of February 2023. तो गाइज आज है तारीख 14 फरवरी 2023 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो इसी चैनल पर अपलोड हो जाता है। तो आज कौन कौन समय में प्रेजेंट है वीडियो में, नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। नाउ इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे इंपॉर्टेंट और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिनट के, इनको भी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिटेल से कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, और अगेन फिर से दीपक यादव एजुकेशन लिखना है। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन बहुत ज़्यादा छोटा सा रहने वाला है, ठीक है। आज थोड़े से आर्टिकल कम थे तो इस वजह से यहाँ पर डिस्कशन थोड़ा सा छोटा रहेगा। दूसरी बात, पॉसिबिलिटी तो ये हो रही थी कि वीडियो आज आता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा आपकी कंसिस्टेंसी और मेरी कंसिस्टेंसी दोनों की ख़राब हो जाएगी। तो वैसे यहाँ पर इस वीडियो में कभी कभी गैप होता रहता है, तो कोशिश करते हैं जो भी आर्टिकल है उनको लेकर चलें, ठीक है। इस वजह से आज का वीडियो छोटा है, कोई बात नहीं, छोटा है लेकिन काम का है। तो सबसे पहला आर्टिकल बात करता है ब्रू ट्राइब के बारे में। तो ये जो ब्रू ट्राइब पॉपुलेशन है या फिर ये ब्रू ट्राइब कम्युनिटी है, ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। रेलिवेंट आर्टिकल है। तो न्यूज़ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। देखो 14,000 से ज़्यादा जो ये ब्रू ट्राइब वाली कम्युनिटी है ना, इनको मिज़ोरम से डिस्प्लेस किया गया था, मिज़ोरम से यहाँ पर हटाया गया। मिज़ोरम से ये लोग त्रिपुरा में पहुँचे। तो अभी यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर आप कह सकते हो इनको वोट के तौर पर रजिस्टर किया गया है, इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कहीं पूछे नहीं जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए इस ब्रू ट्राइब के बारे में, क्योंकि आपको पता है ट्राइब को लेकर हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं ब्रू ट्राइब की, तो यहाँ पे ब्रू और रियांग दोनों एक ही कम्युनिटी, ध्यान रखना। ये वो ट्राइब है, तो ये वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जो कि आज के समय में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में रहती हैं। यानी नॉर्थ ईस्टर्न वाला हिस्सा समझ रहे हो ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो वहीं पर आपको त्रिपुरा, मिजोरम, असम, ये 3 स्टेट्स देखने को मिलते हैं। तो इन 3 स्टेट्स के अंदर ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इवन त्रिपुरा के अंदर में इस कम्युनिटी को एज अ पीवीटीजी रिकग्नाइज किया गया, यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो त्रिपुरा में इनको पीवीटीजी की तरह रिकग्नाइज किया गया है, ध्यान रखना। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं, यानी जहां पर आप कह सकते हो इस ग्रुप में जो ट्राइब्स आती हैं ना, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पीछे होती है बाकी ट्राइब्स के कंपैरिजन में। दूसरा, इनकी जो पॉपुलेशन है ये भी लगातार ख़त्म होती रहती है, कम होती रहती है। तो यहाँ पर उनको हम लोग पीवीटीजीज़ वाली कैटेगरी में रखते हैं। तो यहाँ पर त्रिपुरा के अंदर इनको पीवीटीजीज़ की तरह रिकग्नाइज किया जाता है। एथनिकली बात करें तो ये आज के समय पे 2 मेजर क्लान्स के अंदर डिवाइडेड हैं। जैसे हम वंश बोलते हैं ना, तो वैसे 2 अलग अलग यहाँ पर क्लान्स में डिवाइडेड हैं। जैसे एक है मेस्का क्लान और दूसरा मोलसोई क्लान। तो यहाँ पर 2 अलग अलग क्लान्स में डिवाइडेड है। इनकी जो भाषा है वो है कोब्रू भाषा का यहाँ पर ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि कोक बोरोक से थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो क्या किस चीज़ के ज़रिए यहाँ पर ये लोग कमाते हैं, तो बेसिकली ध्यान रखना ये तो एक नोमैडिक ट्राइब है। इनका जो मेजर काम है ना लाइवलीहुड का, वो है झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन, ये जो खेती बाड़ी है इसको करना। अब पहला क्वेश्चन यही कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है। देखो झूम कल्टीवेशन में आपको पता होगा, पहले तो हम लोग क्या करते हैं, एक लैंड को, एक ज़मीन को सेलेक्ट करते हैं कि वहाँ पर क्या किया जाएगा, फसल लगाई जाएगी, ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद में लगातार वहाँ पर फसल लगाते हैं 1 से 3 साल तक। फिर उसके बाद में फसल उगाने के बाद में नए एरिया को, इसको साफ़ करने के बाद में हम लोग नए एरिया को सेलेक्ट करते हैं। एक नया एरिया सेलेक्ट किया जाता है, पुराने वाले को साफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो प्रीवियस वाले प्लॉट्स हैं वो बिल्कुल यहाँ पर रिकवर हो जाते हैं, नए प्लॉट्स हम लोग को यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर हम लोग नए प्लॉट को ढूंढ कर वहाँ पर क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ये कल्टीवेशन है इसको शिफ्ट किया जाता है बार बार। यहाँ पर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पर शिफ्ट किया जाता है। तो इस वजह से इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ पर एक फॉरेस्ट लैंड, एक जंगल का जो हिस्सा है ना वो लिया जाएगा, साफ़ किया जाएगा, साफ़ करने के बाद में उस पर कल्टीवेशन किया जाएगा, खेती बाड़ी की जाएगी। देन साफ़ कैसे करते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनको जला दिया जाता है, यानी बर्न कर दिया जाता है। जलाने के बाद में यहाँ पर हम लोग जो कल्टीवेशन है वो करते हैं। जो ये झूम कल्टीवेशन है ये ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, ध्यान रखना, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो यही झूम कल्टीवेशन आप कह सकते हो एज अ ऑक्यूपेशन यूज़ किया जाता है जो हमारी ब्रू ट्राइब है उनके थ्रू।
देन जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो बोला जाता है कि ये हिंदूज़ हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर इनके जो देवी देवताएं हैं वो हिंदूज़ वाले देखने को मिलेंगे। हिंदू फेथ में यहाँ पर ये लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, मतलब हिंदू फेथ में जो देवी देवताएं हैं आप कह सकते हो वही यहाँ पर इनके भी डीटीज़ देखने को मिलते हैं। इवन उसके बाद में यहाँ पर बोला जाए, जब हम रियांग्स की बात करते हैं तो रियांग्स में काफ़ी सारे फॉलोवर्स ऐसे भी हैं जो कि वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, है ना। और वैष्णविज्म को फॉलो करने वाले ये जो लोग हैं ये काफ़ी ज़्यादा नंबर में आपको मिल जाते हैं। कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है ट्रेडिशनली यहाँ पर इनको एंडोगेमस के नाम से जाना जाता था, एंडोगेमस बोला जाता था। एंडोगेमस मतलब क्या होता है, जो कि अपनी कम्युनिटी से बाहर किसी दूसरी कम्युनिटी में शादी नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, जो इनका विलेज काउंसिल चीफ होता है ना, विलेज काउंसिल का जो एक चीफ होगा उसको राय के नाम से जानते हैं, और यही राय क्या करते हैं, परमिशन देते हैं किसी के डाइवोर्स को लेकर, या किसी कोई विडो है ना, कोई विधवा है उसकी वापस से मैरिज करनी है, विडो मैरिज को लेकर जो भी यहाँ पर बातें हैं ना, उसकी जो परमिशन है वो राय के साइड से आती है, यानी कि जो विलेज काउंसिल के चीफ होता है, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातें हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो आर्टिकल है बात करता है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के बारे में। तो ये क्या है, GQII समझते हैं। इंडिया का एक सिस्टम है नेशनल एक्रीडिटेशन सिस्टम, ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। तो अभी यहाँ पर दुनिया में जो ये ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स रिलीज़ हुआ है 2021 वाला, इसमें 5वें नंबर पर इंडिया की रैंक है। 5वें नंबर पर इंडिया का नेशनल एक्रीडिटेशन सिस्टम है। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, और इस वजह से यहाँ पर ये जो GQII यानी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स ये चर्चा में है। ये बेसिकली बात करता है एक पर्टिकुलर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से है। GQII जो है ना, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर में किस प्रकार का क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मेजर करता है। कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है उसको मेजर करने का ये काम करता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो अभी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एक सिस्टम है, इंडिया का नेशनल एक्रीडिटेशन सिस्टम, इसकी रैंक रखी गई है 5th दुनिया भर में इस ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में। तो आपको पता होना चाहिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एग्जैक्टली है क्या। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1997 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। और इस बॉडी को, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को हमने रजिस्टर किया है एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इसको रजिस्टर किया गया है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के अंदर में। ये जो बॉडी है ये आप कह सकते हो ऑपरेट की जाती है दो बॉडीज़ के थ्रू, एक है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ और दूसरा है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। तो NABCB और NABL के थ्रू आप कह सकते हो ये जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है इसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। कंपोजिशन की बात करें तो इसको एक काउंसिल के थ्रू गवर्न किया जाता है जिसमें 38 मेंबर्स होते हैं। 38 मेंबर का पूरा ये काउंसिल बना हुआ होता है और यहाँ पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इंडस्ट्री का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और हमारे कंज्यूमर्स का रिप्रेजेंटेशन भी होता है। जो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं बेसिकली अगर हम बात करें, इनको अपॉइंट किया जाता है हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू। ध्यान रखना, प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे रिकमेंडेशन आता है इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट से, देन उसके बाद में यहाँ पर ये इस क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पर बन सकता है कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कैसे अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है किलोनोवा के बारे में। तो ये किलोनोवा क्या है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने थंबनेल में भी मेंशन किया है। देखो हाल ही में क्या होता है, जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि इन रिसर्चर्स को एक स्टार सिस्टम मिला है, एक ऐसा सितारों का सिस्टम जो कि कहीं ना कहीं आने वाले एक ना एक दिन में किलोनोवा में एंड होगा, किलोनोवा में एंड हो जाएगा। तो ये किलोनोवा क्या होता है इसको समझेंगे। जो ये पूरा का पूरा नया स्टार सिस्टम मिला है, नया सितारों का सिस्टम मिला है ना, इसको नाम दिया गया है CPD 292176। ऐसे लग रहा है किसी हथियार का नाम हो, वेपन का नाम हो। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको यहाँ पर ये नाम दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये रिसेंटली न्यूज़ में था, बताओ ये क्या है। तो ध्यान रखना ये बेसिकली एक स्टार सिस्टम है और ये स्टार सिस्टम कितना दूर है अर्थ से, पृथ्वी से लगभग 11,400 लाइट ईयर्स की दूरी पर यह स्थित है। जो ये CPD है 292176, ये करेंटली एक न्यूरॉन स्टार है। क्या होता है न्यूरॉन स्टार, मैं आपको समझाऊंगा। ये एक न्यूरॉन स्टार है और ये एक ऐसा स्टार है जो कि यहाँ पर आपस में एक दूसरे को ऑर्बिट करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा स्टार सिस्टम है जो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं किलोनोवा में ख़त्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये किलोनोवा क्या है आओ समझते हैं। किलोनोवा बेसिकली एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट है कि जब एक न्यूरॉन स्टार दूसरे के साथ में स्मैश करेगा, टकराएगा, है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे रिलीज़ होंगी। तो जब दो न्यूरॉन स्टार आपस में स्मैश करेंगे
या फिर यहाँ पे आप कह सकते हो वो ब्लैक होल के साथ में स्मैश करेगा, तब ये इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किलोनोवा। और जब ये इवेंट होता है तो यहाँ से बहुत सारे आप कह सकते हो हैवी मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, सेलेनियम, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो रिलीज़ होती हुई नज़र आती हैं। इवन रेडिएशन वगैरह जैसे भी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आपसे पूछा जाए किलोनोवा क्या है, तो एक ऐसा इवेंट है जब एक न्यूरॉन स्टार दूसरे न्यूरॉन स्टार में स्मैश करेगा या फिर ब्लैक होल के साथ में वो स्मैश करता हुआ नजर आएगा। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक न्यूरॉन स्टार और यहाँ पर ये है ब्लैक होल। ठीक है, अब ये न्यूरॉन स्टार होते क्या है, आओ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आपने सुपरनोवा के बारे में सुना होगा। अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है। देखो, सुपरनोवा बेसिकली क्या होता है ना, एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है किसी मरते हुए सितारे का। मान लो एक स्टार है, डाइंग स्टार है, वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, वो मर रहा है स्टार, तो ख़त्म होता है ना, तो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। और ये इवेंट कब होता है, जो हमारा मैसिव स्टार होता है ना, स्टार बड़ा होता रहता है, उसके इवोल्यूशनरी स्टेज के बाद में वो एक्सप्लोड हो जाता है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, विस्फोट हो जाता है। ठीक है, अब वो जो एक्सप्लोजन है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, एकदम से वो फटता है ना तो एकदम से चमक देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर उस एक्सप्लोजन के बाद में वो जो स्टार है, उस एक्सप्लोजन के बाद में एक न्यूरॉन स्टार में बदल जाता है, या वो एक ब्लैक होल में बदल जाता है, या वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। तो न्यूरॉन स्टार ये होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन स्टार क्या होते हैं कि एक बहुत बड़ा मैसिव सा स्टार जब वो एक्सप्लोड हो जाता है तो उसमें से एक न्यूरॉन स्टार बनता है, या यहाँ पर ब्लैक होल बनता है। ठीक है, तो इन्हीं की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक स्टार सिस्टम पाया गया है, ये बेसिकली न्यूरॉन स्टार हैं, और आपस में यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये स्मैश करेंगे, और स्मैश करने के बाद में यहाँ पर जब ये दोनों न्यूरॉन स्टार जब आपस में स्मैश करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो किलोनोवा कहलाता है। तो वो किलोनोवा की तरह समाप्त होंगे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, ऐसा हम लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। फिर उसके बाद में हमने डिस्कस किया था SSLV-D2 के बारे में, अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किया था स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में, द हिंदू में मैंने पढ़ाया था आपको, है ना। अभी यहाँ पर एक रॉकेट के माध्यम से हमने कुछ 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है स्पेस में। लेकिन आज ना कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं, उसको समझते हैं। अभी तक आपको सैटेलाइट्स के नाम पता है, अब सैटेलाइट्स का यूज़ क्या है उसको थोड़ा सा और जान लो। तो रिसेंटली क्या होता है, हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो, इन्होंने सक्सेसफुली स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जो सेकंड एडिशन है उसको लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, यानी कि आंध्र प्रदेश के अंदर श्रीहरिकोटा से। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक ऐसा रॉकेट है जो कि कम वजन की यानी कि छोटी छोटी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च करने का काम करता है। लगभग कितनी भारी सैटेलाइट होंगी वो, तो लगभग 500 किलोग्राम तक की सैटेलाइट को ये लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने का काम करता है। क्या, हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी रिसेंटली क्या होता है, इसने 3 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। एक है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 07, 2 को पैसेंजर सैटेलाइट्स हैं, एक का नाम है JNS-1 और एक का नाम है आज़ादी सैट-2। अब ये क्या क्या है, देखो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नाम से पता चल रहा है इस सैटेलाइट का काम है हमारी पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व करना, है ना, उसको ऑब्जर्व करने का ये काम करेगा। लेकिन जब हम इन दोनों की बात करते हैं तो थोड़े से डिफरेंट है। JNS-1 की बात करेंगे तो JNS-1 क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सैटेलाइट है, इसको अमेरिका ने बनाया है। यूएस की एक कंपनी है अंतरिक्ष, साथ ही साथ में इंडिया ने इसके में पार्टनरशिप किया है, उसके बाद में यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। इस सैटेलाइट का वजन लगभग 10.2 kg के आसपास का बताया जा रहा है, और इस सैटेलाइट में लगभग 5 पेलोड्स देखने को मिलेंगे। 2 सिंगापुर से लिए गए हैं, एक केनिया से लिया गया है, और एक ऑस्ट्रेलिया से और एक इंडोनेशिया से, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देन JNS-1 के बाद में जो दूसरी सैटेलाइट आती है वो है आज़ादी सैट-2 सैटेलाइट। अब ये क्या है, ये वाली जो सैटेलाइट है इसको बनाया गया है लगभग 750 गर्ल स्टूडेंट्स के थ्रू, है ना। जो यहाँ पर स्कूल में पढ़ने वाली गर्ल स्टूडेंट्स हैं, 750 स्टूडेंट्स ने मिलकर यहाँ पर इसको बनाया है। ठीक है, और वो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया के, पूरे यहाँ पर इंडिया भर से वो जो गर्ल स्टूडेंट्स उन्होंने साथ में इकट्ठा होकर इस आज़ादी सैट-2 को बनाया। ठीक है, अब आज़ादी सैट-2 का काम क्या होगा, देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लगाई गई हैं। एक सेंसर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि क्या करेगा, हमारे स्पेस में जो रेडिएशन लेवल्स हैं उनको मेजर करने का काम करेगा, उसको मापने का काम करेगा। उसके बाद में हमारी सैटेलाइट जो है ना, उसकी हेल्थ को यहाँ पर मेजर करने का काम करने के लिए भी सेंसर्स देखने को मिलेंगे। तो कुछ इस पेलोड के अंदर में इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाई गई हैं, ऐसा आप कह सकते हो। सैटेलाइट की हेल्थ को मेजर करेगा, प्लस स्पेस के अंदर में रेडिएशन का लेवल क्या है उसको मेजर करने का भी काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है और ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है। अब आप सोचोगे ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। अभी रिसेंटली 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, कहोगे हाँ पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ा हुआ है आपने, उसके अलावा कुछ ढेर सारी अलग से और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जो आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है थोड़ा सा बेहतरीन है, थोड़ा सा कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर है, तो कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दे रहा हूँ मैं। डायरेक्टली आपसे सवाल यहाँ से बन सकता है, आपके पास में एक स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी।
ठीक है। तो यहाँ पे रिसेंटली क्या होता है आपको पता है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन के आसपास का जो लिथियम है वो पाया गया है, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हम लोगों को एक कन्फर्मेशन दिया है कि हाँ भैया इतना लिथियम पाया गया है। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने पहली बार आप कह सकते हो ये बताया है और बोला है कि इंडिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पर 5.9 मिलियन टन्स के आसपास ये लिथियम मिला है। तो हम डिस्कस करेंगे, पहले तो हम लिथियम के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, फिर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इससे फ़ायदा क्या होगा भारत को। जब बात करते हैं लिथियम की, तो लिथियम एक केमिकल एलिमेंट है, इसका जो सिंबल है वो है Li, इसका एटॉमिक नंबर आपको देखने को मिलेगा 3। ये एक सॉफ्ट सिल्वरी वाइट एल्काली मेटल है, इतना सॉफ्ट है, एक ऐसा स्पेशल मेटल है, इतना सॉफ्ट है, इतना हल्का है कि आप इसको जो हमारे किचन में नाइफ़ यूज़ किया जाता है, चाकू यूज़ किया जाता है, उससे काट सकते हो। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि ये पानी के ऊपर तैर सकता है, इतना लाइटर भी आप इसको कह सकते हो। अच्छा, तो लिथियम का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? ये लिथियम का इस्तेमाल कई सारी जगह पर होता है, जैसे आपके फ़ोन में या काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर बैटरीज डलती हैं, जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, ऐसी बैटरी जिसको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। तो जो रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं ना, वहाँ पर लिथियम का सबसे बड़ा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन्स में, लैपटॉप में, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इन सब में बैटरीज़ का यूज़ होता है। तो लिथियम को हम लोग यहाँ पर कभी कभी वाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। जो लिथियम मेटल है, यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो भी हम यहाँ पर मिक्स करते हैं। एल्यूमिनियम लिथियम जो एलॉय बनता है ना, एल्यूमिनियम का जब हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, एल्यूमिनियम और लिथियम को जब मिला देते हैं तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और इसका यूज़ हम लोग करते हैं एयरक्राफ्ट्स के अंदर, अपने हवाई जहाज़ों के अंदर में। जो हमारा बाईसाइकिल होता है ना, उसकी जो फ्रेम होती है साइकिल की, उसको बनाया जाता है। हाई स्पीड ट्रेन्स के अंदर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लिथियम का कोई भी बायोलॉजिकल रोल नहीं है, ये काफ़ी जहरीला माना जाता है। देखो, अगर यहाँ पर छोटी क्वांटिटी में है, थोड़ी क्वांटिटी में, तो उतना जहरीला नहीं है, लेकिन अगर बड़ी क्वांटिटी में है तो ये जहरीला माना जा सकता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हमारी दुनिया में लिथियम नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर कहाँ कहाँ पर कौन कौन देशों में पाया जाता है। लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम हमारे अर्थ क्रस्ट का लगभग केवल और केवल 0.007% के आसपास देखने को मिलेगा। तो बहुत कम प्रतिशत लिथियम एग्जैक्टली अवेलेबल है पृथ्वी पर। जो 8 मिलियन टन्स, देखो ध्यान रखना, 8 मिलियन टन्स के आसपास जो लिथियम है ना, इसकी कैटेगरी में बात करें तो चिली टॉप पर है। चिली जो कि एक साउथ अमेरिकन कंट्री, आपको पता होगा। चिली जो है ना, एक ऐसा देश है जिसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है। तो चिली के बाद में आ जाता है ऑस्ट्रेलिया। देखो, 8 मिलियन टन के साथ में चिली टॉप पर आता है। ध्यान रखना, 8 मिलियन टन के आसपास का चिली के पास में लिथियम रिजर्व है। चिली के बाद में आ जाता है दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास में 2.7 मिलियन टन के आसपास का लिथियम रिजर्व है। देन अर्जेंटीना के पास में 2 मिलियन टन के आसपास का लिथियम रिजर्व है। चाइना के पास में 1 मिलियन टन के आसपास का लिथियम रिजर्व है। अब इसमें यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर लेना, ये जो डेटा दिया गया है ना, ये भारत के यहाँ पे जो इंडिया में डिस्कवरी हुई है ना, इससे पहले का डेटा दिया गया है। अब इंडिया में आपको पता है 5.9 मिलियन टन्स के आसपास का जो लिथियम है वो पाया गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग, आप कह सकते हो, चिली के बाद सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाइना वगैरह को काफ़ी ज़्यादा पिछाड़ देते हैं, क्योंकि ये नंबर अपने आप में बहुत ज़्यादा है, ध्यान रखना। लेकिन अभी आपको पता है इसको रिजर्व में कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है, तो अभी हम काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, बट ध्यान रख सकते हो इसके बारे में। तो भारत में 5.9 मिलियन टन के आसपास जो रिजर्व पाया गया है ना, इससे पहले वाला जो डेटा है इसमें इंडिया कहीं ना कहीं टॉप करता हुआ नजर आएगा। चिली के जस्ट नीचे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई? चलो आगे आते हैं। अब दुनिया भर में जब हम लोग लिथियम के प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दुनिया भर में लगभग 1 लाख टन से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है ना, वो पहली बार 2021 में क्रॉस हो चुका था। 2021 में हम इतना ज़्यादा लिथियम बना चुके थे। और करेंट टाइम पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा ताकत है। ऑस्ट्रेलिया अकेला दुनिया में जितना लिथियम इस्तेमाल होता है उसका 52% लिथियम अकेला प्रोड्यूस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो लिथियम प्रोडक्शन है ना, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है भारत में, ये समझाओ। बोला ये जा रहा है कि देखो, जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है ना, हम लोग बैटरीज का बहुत यूज़ करने वाले हैं। इवन सब लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ हो रहा है। तो आने वाले समय में ऑब्वियसली लिथियम की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है, और ज़्यादा बढ़ने वाली है। 2025-2030 तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो लिथियम का फ्यूचर बहुत बेहतरीन है। इवन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो लिथियम रिजर्व की डिस्कवरी है इंडिया के अंदर में, इसको लेकर हम थोड़ा सा बात करें तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह बोला है कि जो ये 5.9 मिलियन टन का लिथियम रिजर्व पाया गया है, ये जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो सलल हाइबना एरिया है वहाँ पे पाया गया है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। इंडिया कहीं ना कहीं आज के समय पर सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट रिसोर्स पर आ जाएगा दुनिया भर में लिथियम के मामले में। हालांकि यहाँ पर इस लिथियम को हमें
रिजर्व में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, इसको रिजर्व में, भंडार में कन्वर्ट करने में थोड़ा समय लगने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये जो डिस्कवरी हुई है ना, इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या होगा। देखो मैंने बोला इससे पहले इंडिया में लिथियम थोड़ा बहुत मिला है, थोड़ा बहुत, ज़रा सा। कर्नाटका में यहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी, लेकिन अब की बार की जो डिस्कवरी है वो गेम चेंजर है, बहुत बड़े लेवल की डिस्कवरी है। जो लिथियम डिपॉजिट्स हैं ना, वो किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए भी अब की बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अभी के समय पर सिचुएशन ये है कि हम लोग लिथियम को इम्पोर्ट करते हैं, अलग अलग देशों से मंगाते हैं। हमारा देश क्या करता है, लिथियम और लिथियम आयन को, अगर हम 2021 का डेटा देखें तो 2021 में लगभग 8,900 करोड़ रुपीस का हम लोगों ने जो लिथियम और लिथियम आयन है इसको हमने परचेज़ किया था। और आप ये देखो 2021 के बाद 2022 में ये नंबर कितना बढ़ गया, 13,800 करोड़, 13,800 करोड़ रुपए का हमने लिथियम और लिथियम आयन परचेज़ किया था, इंपोर्ट किया था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बदल जाएंगी। तो ये जो लिथियम की डिस्कवरी है जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी वजह से एक्सपेक्टेशन ये है कि जो इंडिया है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बैटरीज़ के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होने वाला है। जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी थी हमारी, वो अभी के समय पर ख़त्म होने वाली है। इतना ही नहीं, इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी के दाम घटेंगे तो इनके दाम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए नज़र आएंगे, ऐसा भी मेंशन किया जा रहा है। तो इससे एक हेल्प ये मिलेगी, क्योंकि इंडिया ने अपना टारगेट सेट किया, आपको पता है कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो एमिशन की तरफ बढ़ना है, पोल्यूशन को पूरी तरह से ख़त्म करना है। तो इस टारगेट को अचीव करने में भी ये पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा सिनेरियो अभी हुआ है ये हमारी मदद कर सकता है। इससे हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म कर सकते हैं और अपने आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल में देखने को मिलेगी। तो ये छोटे से आर्टिकल थे, लगभग 5 आर्टिकल थे, लेकिन काफ़ी रेलिवेंट थे। ये इंडियन एक्सप्रेस का पॉइंट था, तो यहाँ पर आप इसको अपने आप मेंशन कर सकते हो, अपने जो भी नोट्स वगैरह उसमें इंक्लूड कर सकते हो। बाकी मेक श्योर करना लेक्चर पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, और जो हमारा टारगेट है 2000 लाइक्स का उसको अचीव करवा दो। तो वीडियो छोटा था, कोई बात नहीं, आज छोटा ही सही, इतने में ही मज़ा लो। अच्छा क्वेश्चंस, हाँ आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कहाँ है आज। देखो आज यार मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, और ये आज के जो क्वेश्चन होंगे ना वो मैं कल वाले वीडियो में लगा दूंगा, डोंट वरी। अगर आप सोच रहे हो आज प्रैक्टिस नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कल करवा देंगे प्रैक्टिस। आज का जो पूरा वीडियो है ना इसके क्वेश्चंस आपको कल करवा देंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। देखो यार क्वेश्चंस मैं लेकर आया था वो मेरे दूसरे स्लाइड में, मुझे पीछे चलना पड़ेगा, वीडियो कैंसिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में मुझे मर्ज करना पड़ेगा, तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो इस वजह से क्वेश्चंस कोई बात नहीं है, कल डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चंस तैयार हैं आपके, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।